हेलो स्टूडेंट्स, हम बिल्कुल तैयार हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर एक सेल्फ एवल्यूशन टेस्ट पेपर दिया था, जिस टेस्ट पेपर के लिए मैंने आपको बोला था कि उसे करके रखना। मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपका असेसमेंट करूंगा और कैसे असेसमेंट करूंगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो हम अब उसी पर बात कर रहे हैं। आप फटाफट रजिस्टर खोल लीजिए, यदि नहीं खोला है तो तुरंत खोल लीजिए और अपना जो टेस्ट पेपर आपने किया है उसे निकाल लीजिए। हम उसे चेक करने वाले हैं। मैं एक्सप्लेन करते हुए आपको इसके सॉल्यूशंस बता रहा हूं। आपको सिर्फ एक काम करना है, यहाँ जो इसके आंसर्स हैं जो मैं अब लिखने वाला हूं, उन आंसर्स पर अपने आंसर्स की हेल्प, अपने आंसर से क्रॉस चेक करना है और यदि वो सही हो तो टिक लगाते चले जाना है। बाद में इवेल्यूएशन कैसे करेंगे वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले आप सिर्फ उन पर सही और गलत मार्क कर लीजिए। यहाँ आपको 10 बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, इन 10 में आपको टिक लगाना है। यदि आपका आंसर सही हो तो, और आपका आंसर गलत हो तो उस पर क्रॉस लगा देना है। तो ओके, आई थिंक यू आर रेडी फॉर इट। आप इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। देखिए, हमने यहाँ ऑर्डर और डिग्री के लिए ये 5 क्वेश्चंस रखे थे। पहला क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ और फटाफट जल्दी जल्दी हम करते चले जाते हैं। सारी बातें हम समझ चुके हैं, अब सिर्फ और सिर्फ उनको क्विकली रिव्यू करने की आवश्यकता है। इसका जब हम ऑर्डर ज्ञात करेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना होगा। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ 2 नजर आता है, इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। इट इज वेरी सिंपल। ओके, राइट। आफ्टर देन हम इसकी डिग्री फाइंड आउट करने के लिए ये देखेंगे कि इसमें जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उन वो सब एल्जेब्रिक हैं। एल्जेब्रिक का मतलब हुआ कि उन सब पर धनात्मक पावर है, उन सभी पर जो पावर है वो नेचुरल नंबर की फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो हम ये पाएंगे कि इस डेरिवेटिव की पावर नेचुरल नंबर है, लेकिन इस डेरिवेटिव की पावर नेचुरल नंबर नहीं है तो आप इसे नेचुरल नंबर में कन्वर्ट कीजिए, बनाइए। कैसे बनाएंगे? हम दोनों साइड्स का होल स्क्वायर कर दें। ऐसा करने पर ये पावर 6 हो जाएगी, ये 1/2 यहाँ से हट जाएगा। जब ये पावर 6 हो जाएगी तो फिर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पर पावर 6 नजर आने के कारण इसका आंसर 6 निकलेगा। यदि आपके दोनों बॉक्सेस सही हैं तो फटाफट इन पर टिक लगा लीजिए। फर्दर आगे बढ़ जाइए, इसे देखिए। यहाँ हम पाएंगे कि यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 है, तो राइट हेयर ऑर्डर 1 अगेन। अब हम देखें कि सारे डेरिवेटिव्स पर पावर नेचुरल नंबर है या नहीं है, तो हम पाएंगे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। इस पर पावर अंडर रूट है, लेकिन डोंट वरी फॉर इट, ये पावर 1/2 अंडर रूट, ये तो साइन वाई पर है, हमें इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर हम इसका ऑर्डर 1 लिख सकते हैं, लेकिन इसकी डिग्री इन दोनों में से ये जो 2 हमें नजर आ रहा है, ये 2 बड़ा होने के कारण इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसकी डिग्री लिख चुके होंगे। ओके, इस पर आ जाइए। इसमें देखिए, यहां हम पाएंगे कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 4 है, तो इसका ऑर्डर 4 हो गया। अगर हम डिग्री की बात करें तो यहां इस वाले डेरिवेटिव पर पावर 3/5 नजर आ रही है। जो अपॉन वाला 5 है ये हमें हटाना होगा। अब ये कैसे पॉसिबल होगा, कैसे हम हटाएंगे? अपॉन वाले 5 को हटाने के लिए इन सारी टर्म्स को आप राइट साइड में ले जाइए। इमेजिन कीजिए, राइट साइड में जब गई उसके बाद आपने दोनों साइड्स का होल पावर 5 किया। होल पावर 5 करने पर इन सब पर पावर 5 आ जाएगी, लेकिन इस पर पावर 3 रह जाएगी। ओके, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है और इस पर पावर कितनी बचेगी? 3 बचेगी। इसका मतलब इसका ऑर्डर तो 4 और इसकी जो डिग्री है वो डिग्री इसकी 3 हमें मिल जाएगी। इस पर आ जाइए। यहां पर पावर 5/6 है, यहाँ 1/3 है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव d2y/dx² है, ऑर्डर 2 हो चुका है। और इसकी डिग्री निकालने के लिए आपको 1/6 यहाँ से अपॉन 6 हटाना है, यहाँ से अपॉन में 3 हटाना है। दोनों को हटाने के लिए 3 और 6 का एलसीएम सोचिए। 3 और 6 का एलसीएम 6 होता है, तो दोनों साइड्स पर होल पावर 6 कर दीजिए। होल पावर 6 करने पर ये 6 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 6 1/3 6 से मल्टीप्लाई होकर के 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस पर पावर 2 बचेगी, इस पर पावर 5 बचेगी। लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये होने के कारण d2y/dx² पर जो पावर 5 है वो 5 ही इसकी डिग्री बन जाएगी। ओके, इस पर आ जाइए। d2y/dx² की पावर 5 1 + x² की पावर 1/3। यहाँ पावर नेचुरल नंबर के रूप में है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव d2y/dx² है, ऑर्डर 2 हो चुका है। और ये जो पावर 5 है ये नेचुरल नंबर है, ये जो पावर है ये नेचुरल नंबर नहीं है। लेकिन हम क्यों चिंता करें, हमें इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ओके, क्योंकि ये डेरिवेटिव पर नहीं है, ये पावर 1/3 तो x पर है। डन, आप लोग सीख चुके हैं, बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। इसका ऑर्डर 2 और इसकी डिग्री 5। ओके,
अब ऑनेस्टली अपना इवेल्यूएशन कीजिए, यहाँ कितने टिक मार्क लगे हैं वो देखिए ऑनेस्टली। वो टिक मार्क, यदि टोटल यहाँ पर मैंने 10 बॉक्सेस मार्क किए हुए, यदि आपके नंबर ऑफ टिक्स 6 या 6 से कम है, 6 बॉक्सेस में आपका रिप्लाई सही है या 6 से कम में सही है, तो फिर आपको मेरे पिछले लेक्चर्स दोबारा देखने की आवश्यकता है, राइट। अगर आपके रिप्लाई 7 या 8 सही हैं तो आपकी लर्निंग हो चुकी है, आप ऑर्डर और डिग्री को सीख चुके हैं। और अगर आपके टिक मार्क 9 या 10 बिल्कुल सही आ चुके हैं तो फिर आप एक्सीलेंटली सीख चुके हैं। बस अब तो हल्का सा इम्प्रोवाइजेशन करते ही हम हायर से हायर लेवल के क्वेश्चन करने में सक्षम हो जाएंगे। तो ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि इस इवैल्यूएशन को आपने एंजॉय किया है। हमें निश्चित रूप से बेनिफिट मिलेगा अपने आप को कॉन्फिडेंट करने के लिए ऑर्डर और डिग्री के क्वेश्चंस करने के रेफरेंस में। तो अब हम आगे का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट पेपर लेक्चर नंबर 5 से था जो हमने डिस्कस कर लिया है। हम अब लेक्चर 6 लेक्चर पर बात करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के 6 लेक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं। देखिए, जब कभी हम डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम आगे बात करें तो अब क्या होने वाला है, सोचिए। मैंने आपसे कहा कि डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव है। अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहता हूं तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें y और x के रिलेशन की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन सोचिए, डेरिवेटिव y में कब कन्वर्ट होगा। मैं आपसे पूछूं कि dy बाई डी एक्स y में कब कन्वर्ट होगा, तो आपका जवाब आएगा सर इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन से, अगर डिफरेंशिएशन से डेरिवेटिव बना, डेरिवेटिव से डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, तो फिर वापस हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए किसी न किसी रूप में, किसी न किसी अप्रोच से हमें इंटीग्रेशन का प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा, तब जाकर हम इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अब जैसे ही इंटीग्रेशन की बात आएगी तो आपके दिमाग में कुछ बातें मैं आपको याद दिलाऊंगा, उन्हें रिकॉल कीजिएगा। जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, एट द टाइम ऑफ इंटीग्रेशन, आप लोग 11th-12th क्लास से करते चले आ रहे हैं। इंटीग्रेशन में हम इंटीग्रेशन करते वक्त कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करते हैं। आज हम कांस्टेंट पर ही बात करने वाले हैं। कांस्टेंट कितने प्रकार के, उनका क्या क्या और कब कब कहाँ कहाँ यूज करना है, इसी पर हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। केयरफुली सुनते जाइए, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए, कांस्टेंट यानी कि अचर। अगर सामान्य भाषा में आपसे अचर के बारे में बात की जाए, आपसे कहा जाए कि अचर किसे कहते हैं, तो हमारा एक ही जवाब आएगा, सर जो चर नहीं हो वो अचर है, राइट। या आप कह सकते हैं कि सर जिसकी वैल्यू चेंज ना हो वो अचर है, बिल्कुल सही है। जिसकी वैल्यू चेंज ना हो वो अचर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। लेकिन विचार कीजिए, अचर कांस्टेंट, इसे भी हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, इसे भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं, भले ही उसकी वैल्यू चेंज ना हो, लेकिन हम कांस्टेंट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर पाएंगे। वैसे तो अगर हम डीप स्टडी करते हैं तो कांस्टेंट्स के कई सारे प्रकार हैं, लेकिन हमें फिलहाल मुख्य रूप से 2 तरह के कांस्टेंट्स समझने चाहिए जो हमारे काम आने वाले हैं। कैसे, देखिए, हम इनको 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड करेंगे। एक वो कांस्टेंट जो फिक्स्ड है, फिक्स्ड, जिसे हम नियत कहते हैं, कभी कभी आप नियतांक बोल देते हैं, जो कभी परिवर्तित नहीं होता, राइट। इसके विपरीत एक वो कांस्टेंट है जो आर्बिट्रेरी है, आर्बिट्रेरी, स्वेच। ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है,
इसे समझना बहुत आवश्यक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का जबरदस्त महत्व है। इसके आधार पर काफी सारी प्रॉब्लम्स हमें मिलने वाली हैं और उनमें हमारा डिसीजन बिल्कुल सही हो, उसके लिए हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को समझना शुरू करते हैं। सपोज करते हैं एक कांस्टेंट मैंने लिया, मान लेते हैं कि पाई। अब सोचिए, पाई इज द फिक्स्ड कांस्टेंट, पाई फिक्स कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं होगा। मान लेते हैं मैंने कुछ लिखा 3, 3 इज फिक्स्ड, 3 इज ऑलवेज 3, 3 तो हमेशा 3 ही होगा, नो प्रॉब्लम। ऐसे ही कुछ सिमिलर वैल्यूज मैंने लिखी तो वो सब कौन सी कैटेगरी में चली जाएंगी? फिक्स्ड कांस्टेंट की कैटेगरी में चली जाएंगी, जो कभी किसी परिस्थिति में कुछ अलग मान दे ही नहीं सकता। लेकिन इस कांस्टेंट की बात करें, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मैंने लिखा c। अब मुझे ये तो पता है कि c कांस्टेंट है, लेकिन ये जो c है ये डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर, ये अलग अलग परिस्थितियों के अंदर अलग अलग मान ग्रहण कर सकता है। कैसे कैसे सोचिए, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जब आप इंटीग्रेशन करते हैं, विचार कीजिएगा ध्यान से, माना कि मैंने इंटीग्रेशन cos x dx लिखा, हम इसकी वैल्यू जब लिखेंगे ये sin x होगी। आपको 11-12 में सिखाया गया है कि इसे c लिख देना, राइट, प्लस में c लिख देना। सोचो क्यों लिख देना, क्यों हमने c लिखा, उसकी वजह क्या थी? देखिए उसकी वजह क्या थी, मैं आपको समझाता हूं। यदि मैं आपसे कहूं कि मैंने एक केस लिया, एक परिस्थिति कंसीडर की sin x प्लस 3, और मैंने आपसे कहा कि इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, आपने इसका d बाई डी एक्स किया, तो आपको जो आंसर मिला वो cos x था। इजीली सोचिएगा, बिल्कुल विचार कीजिए, मैंने किसी दूसरे एक्सपेरिमेंट के दौरान मेरे पास जो वैल्यू थी वो sin x प्लस 5 थी, और मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, मुझे जो वैल्यू मिली वो cos x मिली। विचार कीजिए, इसका डिफरेंशिएशन भी cos x आने वाला है और इसका डिफरेंशिएशन भी cos x आने वाला है। अब क्या होता है कि मैं आपसे कहूं कि रिवर्स सोचिए, तो हम कहेंगे कि इस dy dx को यहां से हटा दिया जाए, ये इधर जाएगा, इंटीग्रेशन बनेगा, उसका इंटीग्रेशन sin x प्लस 3 होगा। इट इज ए चेन, डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन। यदि इसका डिफरेंशिएशन करने से cos x मिलता है तो cos x का इंटीग्रेशन करने से ये मिलना चाहिए। लेकिन इन द अनदर एक्सपेरिमेंट इसके डिफरेंशिएशन से भी cos x मिला। तो अब यदि मैं इसको यहां ले जाता हूं और इसे यहां लेकर के आंसर देखता हूं, तो मेरा जो आंसर मुझे नजर आता है वो क्या नजर आ रहा है? sin x प्लस 5 नजर आ रहा है, राइट। अगर ये cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस 3 भी हो सकता है और cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस 5 भी हो सकता है, इन द वेरियस एक्सपेरिमेंट्स हम cos x का इंटीग्रेशन इसी फॉर्मेट में अलग अलग रूपों में लिख सकते हैं, राइट। अब हम बात करें, 3 हमारे लिए कांस्टेंट है, राइट। किसी दूसरे व्यक्ति ने दूसरे एक्सपेरिमेंट के दौरान इस चीज को काम में लिया तो 5 उसके लिए कांस्टेंट है, ओके। तो ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है ये पर्सन टू पर्सन, यानी कि एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में हमें अलग अलग प्राप्त हो रही है। तो फिर इसके लिए एक तरीका बनाया गया कि ये जो अलग अलग वैल्यूज हमें कांस्टेंट की मिल सकती हैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट में, किसी एक एक्सपेरिमेंट में ये मिल गई, किसी दूसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें ये वाली मिल गई, लेकिन मिली तो कांस्टेंट, लेकिन इन द वेरियस एक्सपेरिमेंट्स ये डिफर कर रही है, अलग अलग हो रही है। तो फिर ये तरीका बनाया गया कि इनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव कांस्टेंट बना दिया जाए, रिप्रेजेंटेटिव कांस्टेंट, और उसी कांस्टेंट को नाम दे दिया गया आर्बिट्ररी कांस्टेंट, स्वेच्छ अचर, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ये कांस्टेंट
अपनी इच्छा से मान लिया जाता है सी, और फिर इसकी वैल्यू इन द वेरियस केसेस, अलग अलग केसेस के अंदर अलग अलग हो सकती है, यानी कि अलग अलग जगहों पर जाकर अलग अलग फिक्स्ड कॉन्स्टेंट्स में कन्वर्ट हो सकता है। आई थिंक आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई है। तो अब ये सी मेरे लिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम फिक्स्ड कांस्टेंट के रूप में अलग अलग लिख सकते हैं। कभी सी का मान पाई हो सकता है, कभी सी का मान 3 हो सकता है, लेकिन किसी एक एक्सपेरिमेंट में सी की वैल्यू पाई हुई तो उस एक्सपेरिमेंट में फिर वो पाई रहेगी। दूसरा एक्सपेरिमेंट लिया तो सी की वैल्यू 3 हो गई तो फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट में 3 रहेगी। राइट, गेटिंग माई पॉइंट? मेरा पॉइंट आपको समझ में आया? बहुत टेक्निकल चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश की। ओके, तो देखिए अब ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, हम हिंदी में जो लिख रहे हैं स्वेच, स्वेच मतलब अपनी इच्छा से कुछ भी लिया जाए। तो सोचो मैं अगर इसे सी ना लिख करके के लिख दूं, क्या फर्क पड़ेगा? डजंट मैटर। मैंने सी लिखा था तो सी की वैल्यू पाई हो जाती, अगर मैं के लिखता हूं तो के की वैल्यू पाई हो जाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इसे बोल दिया गया कि आर्बिट्रेरी है, आप अपनी इच्छा से इसे कुछ भी लिख पाएंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, अब यहां पर हमें फिर कुछ चीजें समझनी चाहिए। ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वाला पार्ट है, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से रिलेटेड हमें कुछ चीजें समझनी चाहिए। हाउ कैन वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की संख्या कैसे कैलकुलेट करें? जब आप एक बार इंटीग्रेशन करते हैं एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा, लेकिन अगर आपको इंटीग्रेशन एक से ज्यादा बार करना पड़ा, 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ा, d2y/dx² का इंटीग्रेशन करो, dy/dx होगा, फिर से इंटीग्रेशन करो तो y होगा, यानी कि हम इंटीग्रेशन भी तो सक्सेसिव कर सकते हैं, बार बार इंटीग्रेशन। जितनी बार आप इंटीग्रेशन करेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डेवलप होगा, जितने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डेवलप होंगे उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो जाएंगे, उतने ही स्वेच अचर हो जाएंगे। तो वो जो स्वेच अचर हैं उनकी संख्या को अगर हमें काउंट करना है, उनकी संख्या का सीधा रिलेशन हमें नजर आता है हाउ मेनी टाइम्स हमने कितनी बार डिफरेंशिएशन किया या हमने कितनी बार इंटीग्रेशन किया, इससे हमें सीधा रिलेशन इसका नजर आता है। तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स गिनने में हमसे गलती ना हो, इस बात को हमें ध्यान रखना होता है। तो किस तरह से हम नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गिन सकते हैं, किन किन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए, इस पर हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ इलिस्ट्रेशंस यहाँ लेता हूँ और आपसे नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स काउंट करवाता हूँ। मान लेते हैं कि मैंने एक कांस्टेंट C1 लिया और इस C1 के साथ मैंने एक और कांस्टेंट ले लिया C2, राइट। ध्यान से, अगर मैं कॉमा लगा दूं तो ये 2 हैं, लेकिन सोचो ध्यान से, मैं यहां प्लस लगा दूं, व्हाट हैपेंड हियर? क्या घटित हुआ यहां पर? क्या समझ पा रहे हैं आप? C1 प्लस C2 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, तो फिर ऐसा लगेगा कि ये दोनों जोड़ लिए गए हैं, तो इन्हें 2 क्यों कहा जाए? इन्हें जोड़कर कोई एक नाम दे दिया जाए, मैं इसे कुछ नया नाम दे दूं, C बोल दूं, तो इस स्थिति में ये 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट काउंट नहीं होंगे, ये दोनों जुड़कर ऐड होकर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बन जाएगा। सेम थिंग इसी तरीके से हम कह सकते हैं C1 मल्टीप्लाइड बाय C2, इसे भी मैं इसी तरीके से एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मान सकता हूं, C मान सकता हूं, और ये 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं कहलाएंगे, ये भी कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहलाएगा? 1। बिल्कुल इसी तरीके से आप अगर log C लिख देते हैं या यहाँ C2 लिख देते हैं या C1 log C2 लिख देते हैं, तो भी ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 नहीं है, ये सारे कांस्टेंट मिलाकर एक नया नाम दिया जा सकता है, हम इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, यानी कि ये भी एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो जाएगा। फिर देखते हैं कि यदि मेरे पास C1/C2 आ जाता है तो भी मैं इसे एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोल सकता हूँ। आर्बिट्रेरी है, स्वेच है, मैं अपनी इच्छा से कोई भी नाम दे सकता हूँ और मैं इनकी संख्या काउंट कर सकता हूँ। ये 2 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोनों मिलाकर इसमें इसका भाग देकर मैं इसे एक नए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, राइट। चलिए फिर देखिए, मान लेते हैं कि मैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को C1 लिखूं, C2 लिखूं, प्लस लगाऊं, लेकिन इसके साथ मैं मल्टीप्लाइड में x लिख दूं। अब सोचिए, अब ये C1 और C2 ऐड नहीं हो सकते। ये अगर 3 है और ये 4 है तो ये 3 + 4x बन गया, और आप जानते हैं कि अब ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसमें जुड़ने के लिए, ऐड होने के लिए तैयार नहीं है, ये इसमें ऐड नहीं हो सकता। तो फिर जब मैं इन्हें ऐड नहीं कर पाऊंगा
तो अब मैं यहां पर कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलने वाला हूं? 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं। बहुत आसानी से समझ में आ जाने वाली बात हो चुकी है। 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट यहां पर हैं क्योंकि ये दोनों आपस में मर्ज नहीं हो पा रहे हैं, एक दूसरे में मिक्स नहीं हो पा रहे हैं, एक दूसरे में जुड़ नहीं पा रहे हैं। एक्स ने इंटरप्ट कर दिया है, एक्स ने बीच में अवरोध डाल दिया है, दोनों कांस्टेंट जुड़ करके एक नया कांस्टेंट नहीं बन सकता। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि हाउ मेनी कांस्टेंट्स आर देयर। आर्बिट्ररी कांस्टेंट की संख्या को बहुत ही ध्यान से हमें पहचानना होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर इसका बड़ा महत्व है। हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस याद करना सीखेंगे आगे चलकर, वहां मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप अपने आंसर को चेक कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि आपका आंसर सही है या आपका आंसर सही नहीं है। उन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। उस वक्त ये सारे कंसेप्ट काम में आने वाले हैं। इन कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छे से आप वापस वीडियो सुन करके वापस से अच्छे से सीख लीजिएगा। इन सब की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, आई थिंक इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से एक ऑर्डर डिग्री का क्वेश्चन हायर लेवल का डिस्कस करते हुए उस जो आपके कंसेप्ट बन चुके हैं उनको रिव्यू करते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे और नया कंटेंट मैटर भी आगे से आगे हम जोड़ करके कंटिन्यूसली लगातार हम आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राइट।